जिनको मिला धोखा, जिनके ऊपर हुए अत्याचार, जिन्होंने सब कुछ खोया, अब आई हैं एक साथ पॉकेट एफएम की कहानियों की वो शानदार लेडीज, जिन्होंने जीती अपने हक की लड़ाई और हासिल किया वो सब जो वो कभी खो चुकी थी। आइए जानते हैं उन सब की कहानियां। मेरी बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है बेटा। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मैं ऋषि के साथ यहाँ ऋषि, तुम बाहर कब गए? रफिया, तुमने क्या हालत बना रखी है? अच्छा, तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि मेरी बात सुनो। Don't you dare! अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं, अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। कैसा लगा शादी का तोहफा? पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं घर वाली बनना है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शर्म, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। मैंने कुछ अभी के अभी निकल जाओ उस घर से। सेना परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। पर मेरी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। इसका मतलब ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा जल्दी आओ। आरफ पापा मिल गए। देखो हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ, मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे
उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। आरफ, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहां आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ, हमारी कंपनी के सीईओ अविनाश आहूजा है। आरफ प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो नव्या, कम टू माय केबिन राइट नाउ। यस सर, यस सर। गॉड, आरफ तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? नो सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं। और सच बताऊं तो मैंने इससे पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पे चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। मुझसे रहा नहीं गया और दूसरे ही दिन मैं आरफ को लेकर अपने शहर पहुंच गई। पर वहां जाकर जो हुआ वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। पापा, नव्या! आपने तो कहा था आपकी तबीयत खराब। अरे मैंने मजाक किया था। तुम्हारी सौतेली बहन कनिका की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम्हें बुलाया। और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। आओ आओ आओ, कौन? बैठो, हैव समथिंग। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की एंगेजमेंट थी, पर जब मैंने उसके दूल्हे का चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी। आखिरकार उसने ऋषि को फंसा लिया था। तभी कनिका ऋषि के साथ मेरे नजदीक आई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी एंगेजमेंट में अपने इस नाजायज बच्चे को लेकर आई हो? खबरदार कनिका, अगर मेरे आरफ के बारे में कुछ भी कहा तो वो नाजायज नहीं है। नाजायज नहीं तो किसी राजा महाराजा का खून है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था। मुझे किसी ने फंसाया था। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे ज्यादा पवित्र लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। पता है ऋषि, मैंने सुना है कि बैंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा है। अब सोचो कितने अमीर लड़के को फंसाया होगा इसने। नव्या, मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारे तेवर है कि कभी नहीं होते। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुमसे किसी को मिलवाना है। चलो आओ। मिस्टर अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया, अगर आप हाँ गए तो अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैंने उस आलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उम्र में वो मेरे पापा से भी बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पर देखा था। वो औरतों को छेड़ने के मामले में कई बार जेल जा चुका था। मैंने पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर निकल आई। नव्या, चलो नव्या, तुम्हें तभी नाम की चीज है कि नहीं? कितना बुरा लगा होगा मिस्टर अहलूवालिया को। पापा, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। कितनी औरतों ने उस पर केस किया, फिर भी मुझे नरक में डाल रहे हैं। अरे वो पैसे वाले हैं और पैसे वाले को सब माफ होता है। तुम्हें उससे शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते रुक गए, पर मुझे उन पर शक हुआ। बदले में क्या पापा? बदले में तुम्हें अपनी माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तभी कनिका की उससे शादी हो पाएगी। गॉड, बिल्कुल भी नहीं। वो फैक्ट्री किसी के नाम नहीं होगी मेरे जीते जी, और मैं इस बुढ़े आलू वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। जो ड्रिंक पापा ने मुझे ऑफर की थी उसमें नशे की गोली थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरफ मेरे साथ नहीं था। आरफ, आरफ,
आरव, आरव, एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? छोड़ा। लेटर पढ़कर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर आ जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई, पर मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी मुझे अविनाश आहूजा का ख्याल आया और मैंने उसको फोन किया। हेलो हेलो, मैं नव्या बोल रही हूँ अविनाश जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे बच्चे आरव, उसको किसने किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। नव्या, नव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और वो कुछ नहीं होगा। मैं अभी फ्लाइट लेकर रात तक वहां पहुंचता हूँ। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस वक्त इस शहर में नहीं था, पर मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे आरव को बचाना था। बिल्कुल भी चालाकी मत करना प्लीज। ये तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में एक बेटी को अपने बाप पे गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज पापा, बिल्कुल जल्दी आओ बेटा, मामा के पास आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और कितना तड़पाओगी नव्या? मैं तो तुम्हें महारानी बना कर रखना चाहता, मगर अगर तुम कैदी बनकर रहना चाहती हो तो कैदी बनाकर रख लेंगे। मेरी दोनों ओर खतरा मंडरा रहा था, पर आरव के लिए सब कुछ जायज था। इसलिए मुझे मजबूरन आलूवालिया से शादी करने के लिए मैरिज पेपर्स पर साइन करना पड़ा। अब आरव से मुलाकात होगी। वक्त भी कितना जल्दी बदलता है ना नव्या। 6 साल पहले तुम ऋषि के साथ थी और अब देखो तुम आलूवालिया के साथ। वैसे आलूवालिया की दूसरी बीवी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। तुम जरा बच के रहना ना नव्या। तुम भी जरा बच के रहना करने का, क्योंकि ऋषि तुमसे शादी कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुमको ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। इसका तुम्हें अपने बच्चे की जान की चिंता नहीं है, इसलिए इतना नाटक कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो, आलू वाले से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो। नहीं पापा, चलो चलो। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। मम्मा, 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 जाना मम्मा, मम्मा। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हवस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी मम्मा, आरव, मम्मा, तुम ठीक है ना? हाँ? मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा, और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आरव, जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा।
दी बड़ी बेइज्जती। मिस्टर सिन्हा, द डील इज ऑफ। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मेरा बाप वो तेरा मेरी जिंदगी बनाने जा रहा था। बाप नहीं हैवान है आप, जो मेरी शादी इतने घटिया इंसान से करवाने जा रहे थे आप। अगर मैं हैवान हूं ना तो तुम मेरे को दूध में धूली नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे तो इससे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था और इसके तेवर तो देखो। तू और तेरा बच्चा मेरे हाथों से बचोगे नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई। पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है। पर जैसे मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी। अव्या, क्या तुम उससे शादी करोगी अभी इसी वक्त? आगे क्या होगा? अनिका, 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 तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूँ। प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। बिन माँ की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से शादी हुई थी। You know, कितने पावरफुल लोग हैं। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था हम लोग। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी बदनामी होगी। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं कामिनी को और तुम्हारी मां मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। आज
तुम भी अपनी माँ के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आना, अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है अब यहाँ पे। आओ बेटा, अंदर चलकर बात कर। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। तुम समझ सकते हो, लेकिन ये बात मेरे दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती से मेरी शादी करा दी। जब जब इसको देखता हूं ना, ऐसा लगता है कि ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते हैं कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं। तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ, या फिर मैं किसी जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ? आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कदकाठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था।
और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते। और डालते भी क्यों नहीं, शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, इज देयर एनीथिंग आई कैन ब्रिंग फॉर यू? हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होती जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज अपने डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उसको देखता हूं ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूं मैं। एक काम कर, घूम के खड़ा हो जाता हूं। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट न कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जियस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नज़र से अननोटिस होती। टैक्सी। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहाँ कहिए वहाँ मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी कार से। इफ यू, अरे ये छोटी सी गुड़िया को आना है। हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया।
ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। गायत्री बहू, तुम नीचे जमीन पे क्यों पड़ी हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट वरी। आराम से गायत्री बहू। हिमा जी गायत्री को बहू क्यों बोल रही हैं? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बोल रही है? प्लीज बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? उससे क्या पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम जो औरत वंश को आगे ना बढ़ा पाए, वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, गायत्री के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है? हाँ, और अब से गायत्री मेरे ही साथ रहेगी। और तुम, तलाक चाहिए मुझे तुमसे। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी है और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। घटिया औरत, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ते हुए बेशर्म। भूल गई तू कि मैंने और मामा जी ने मिलकर तेरी परवरिश की है। विदेश में जाता तुझे ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके, तेरा फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी। और तू अपनी जवानी के जलवे दिखाकर मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है। मुझ पे एहसान जताना बंद करो। मैंने कहा था ये सब करने के लिए, ये त्याग की मूरत बनने के लिए। और मेरे माँ बाप ने जो भी किया ना, उनका फर्ज था वो। और वैसे भी मेरा ना पूरा सर फटा जा रहा है दर्द से। प्लीज ये मेलोड्रामा बंद करो अपना। ड्रामा? बस बहुत हो गया। अगर तुमने गायत्री को और स्ट्रेस देने की कोशिश करनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक डिवोर्स के पेपर फाइल नहीं हो जाते ना, अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में रहो जाकर, और गायत्री का ख्याल रखना। आई बात समझ में? आइए मम्मी। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता है। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी, मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। अब होगा असली हंगामा। अंतरा, ये साबुन का पानी जमीन पे क्यों गिरा रखा है तूने? अभी मैं गिर जाती तो। रुद्र देखो ना। रुद्र दौड़ता हुआ आया और साथ में उसकी माँ भी थी। ये मुझे गिरा के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रुद्र, ये पानी मैंने नहीं गिराया है। चुप कर, जुबान लड़ाती है। माँ, एक पल के लिए अंतरा को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। प्लीज मैं कहाँ जाऊंगी रुद्र? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। मुझे घर से मत निकालो प्लीज 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 मुझे ना डालो। मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार की हॉर्न ने अंतरा के साथ साथ रुद्र और मधु का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अंतरा ने कार के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाती, कार में बैठे शख्स को देखकर अंतरा फूट फूट कर रोने लगी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी थी। तन्वी ने अंतरा को गले से लगाया। अंतरा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसका बदला लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले तुझे मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थी, आज रो रो कर सूज गई थी। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे कुछ दिन पहले अंतरा की जिंदगी में एक तूफान आया था। मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन मेरी शादी तो उसी शर्त पर हुई थी कि मैं उसे एक बच्चा दे सकूं। अंतरा के हाथ से रिपोर्ट छूट गई। एक पल में उसकी जिंदगी की हर खुशी दुख में बदल चुकी थी। मुझे पहले ही पता था
कि खोट तुझ में ही है। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। तो चाहे मुझे कुछ पता है या नहीं बताया, हॉस्पिटल स्टाफ वालों ने मुझे सब बता दिया है। तेरे ससुराल वाले आखिर अपने आप को समझते क्या है? हाँ, चल अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता तन्वी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तो रुद्र ठीक नहीं है तेरे लिए। शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तन्वी, तू हमेशा मुझसे कहती थी ना कि एक ड्रिंक मार और सारे गम भूल जा। आज मैं सारे गम भूल जाना चाहती हूँ। चल फिर। कैसा लगा? दीदी प्लीज प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। क्या कर रही है? कितना भीग यार। बेटो बेटा, अंतरा संभाल यार खुद को। डैनी, अंतरा इन्हें रूम नंबर 607 में लेकर जाइए। रूम नंबर 607, लेकिन वो तो जल्दी। अंतरा तू इसके साथ जा, मैं एटीएम से पैसे निकाल के आती हूँ, ठीक है? नशे में धुत अंतरा जब तन्वी के बताए रूम में पहुंची तो उस रूम में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे कि कोई परछाई उसके करीब आ रही हो। अंतरा घबराकर बेहोश हो गई। सुबह जब अंतरा की नींद खुली तो उसका सर चकराने लगा। कल रात अंतरा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए होटल के कमरे में घुसने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चादर हटाकर बेड से जैसे ही उठने गई, उसे पेट के पास कुछ भारीपन महसूस हुआ। अपना फूला हुआ पेट देखकर अंतरा का टेंशन बढ़ने लगा। बौखलाती हुई वो जैसे ही आईने के पास गई, उसके होश उड़ गए। उसके कंधे और पीठ पर निशान था। बीती रात नशे में धुत अंतरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरा पेट, ये तो फूल कैसे गया है? मेरे कंधे पर ये निशान। बीती रात क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर एक रात में अंतरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? क्या हुआ था बीती रात अंतरा के साथ? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बनी उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? अंतरा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पता चला कि उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे और इतने में उसका फोन दोबारा बजा। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढने जा रही हूँ। मैं होटल रूम में हूँ। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता।
607। रूम नंबर 607 का नाम सुनते ही तन्वी ने चैन की सांस ली। अच्छा ठीक है। और फटाफट अंतरा के पास पहुंची। ये तेरी हालत, ये ऐसे कैसे हो गई? और तेरा पेट, ये फूल कैसे गया? हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। जहां एक तरफ अंतरा हैरान थी कि वो अचानक 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई, वो भी किसी के छुए बिना, वहीं दूसरी तरफ अंतरा की प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तन्वी बहुत खुश थी। प्लीज मुझे बताओ तन्वी, बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी अंतरा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तन्वी की शर्त सुनते ही अंतरा ने कहा, ये तो क्या कह रही है तन्वी? तू भले ही मुझे बीती रात के सच के बारे में ना बताए, लेकिन मैं तेरी ये शर्त नहीं मान सकती। आखिर क्या शर्त थी तन्वी की? क्या अंतरा को बीती रात का सच पता चल पाएगा? जहां एक तरफ अंतरा बीती रात का सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल में गायत्री का चेकअप करवा रहा था और गायत्री हमेशा की तरह एक नया ड्रामा कर रही थी। सब ठीक है, फिर भी हमें इन्हें एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता तो मैं जी नहीं पाती रुद्र। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे होते हुए अंतरा या कोई भी हमारे बच्चे का बाली बाका नहीं कर सकता। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूं। ओके? अब तक फोटोज क्यों नहीं आए हैं? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। मेरी अंतरा गायब कहाँ हो गई? एक बार बस इसका पता चल जाए, फिर तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि। इस बीच अंतरा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। What? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? मैं वही हूँ जो कल रात तुम्हारे साथ था। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ और मैं एक रात में ही 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने कल रात जो तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल करो। आराम से सोचो, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। तुम्हारा अपना मिस्टर शैडो। आखिर कौन है ये मिस्टर शैडो? और कल रात के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिस्टर शैडो ही दे सकता है। डरी और घबराई हुई अंतरा ने आखिरकार मिस्टर शैडो को कॉल कर ही दिया। हेलो अंतरा, मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी। तो बताओ, क्या फैसला किया तुमने? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम क्यों लेना चाहते हो? अंतरा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या फिर दुश्मन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात याद रखना, फिलहाल तुम्हारा हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला नहीं ले लेता। आखिर कौन है मिस्टर शैडो?
और क्या चाहता है अंतरा से? मिस्टर शैडो अंतरा के साथ हुई नाइंसाफी का बदला क्यों लेना चाहता है? आखिर क्या हुआ था उस रात अंतरा के साथ? अंतरा एक ही दिन में 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बने उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? और क्या शर्त रखी थी उसने अंतरा के सामने? आगे क्या होने वाला है अंतरा की जिंदगी में? आज अनिका 6 साल बाद बेंगलोर से मनाली लौट रही थी। फ्लाइट के पैसेंजर्स हों या फ्लाइट का स्टाफ, सभी उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे थे। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, देख के दो। सॉरी सर, सॉरी। अनिका देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर हो गई थी। आज 6 सालों बाद अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता मनाली एयरपोर्ट में जैसे ही लैंड हुई, उसके पापा गौतम का उसे फोन आया। हेलो पा, कुणाल तुमको लेने एयरपोर्ट आ रहा है। फौरन घर आ जाओ, उसके बाद तुमको 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स के और एक का। तुम घर आओ, फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। दूसरे पेपर में ऐसा क्या है जो गौतम कहते कहते रुक गया? क्या कोई बात है जो वो अनिका से छुपा रहा है? मैं चाहता हूँ कि तुम इन 2 पेपर्स पर साइन कर दो। पर मैं यहाँ तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आई हूँ। ये दूसरा पेपर? तुम्हारी नई मम्मी और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कामिनी और कुणाल की शादी हो जाए। और कुणाल को भी शादी से कोई एतराज नहीं है, और कामिनी तो उसे पहले से ही पसंद करती है। लेकिन कुणाल के दादाजी ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी, मैं चाहता हूं कि वो तुम शादी के तोहफे के रूप में अपनी बहन को कंपनी दे दो। मैंने पेपर्स रेडी कर लिए, बस तुमको साइन करना है। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहने के लिए इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। माफ कीजिएगा, मैं ये कंपनी कामिनी को नहीं दे सकती। रुको, तुम क्यों हम सब की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पहले ही बिन ब्याही माँ बनके तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाल दी है। वो कम था जब अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो। What nonsense! इधर आओ तुम। करना क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी छोटी बहन। कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए है? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी औलाद के लिए? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को कहा तो। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? ये सवाल अनिका को पिछले 6 सालों से सता रहा है। लेकिन आज अनिका के मन में एक और सवाल था कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी को हथियाने के पीछे सब क्यों पड़े हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और कंपनी के वफादार मैनेजर को उसने फोन लगाया। हेलो मनोज अंकल, नमस्ते। अनिका बेटी, कैसी हो? इतने सालों के बाद कंपनी की मालकिन ने अपने इस मुलाजिम को याद किया। कंपनी की मालकिन तो मैं सिर्फ कागज पर हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूं समझ लो, डूबती हुई नाव में छेद को पकड़कर बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अब
तुम कहो तो आगे से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई और अब डिवोर्स। भैया, ये आइसक्रीम शॉप पर रोकना प्लीज। वो अंदर आ चुके हैं। अनिका की कार को रोहित के सिक्योरिटी हेड ने रुकने का इशारा किया। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? I'm sorry मैम, बट हमें आपका सामान चेक करना होगा। Can you please come out? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामान की तलाशी क्यों ली जा रही है। Yes sir, confirmed. It's chocolate ice cream. रोहित को सामने आता देख अनिका अचंभित हो गई। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I'll call the cops right away. वेरी गुड। पहले चोरी करो और उसके बाद खुद ही पुलिस को बुलाओ। परफेक्ट। चोरी? मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट बिकॉज तुम इस आलिशान होटल के मालिक हो डजंट मीन कि तुम अपने गेस्ट के साथ यूं बदतमीजी करोगे। आई कैन सू यू इन द कोर्ट, मिस्टर रोहित मारवा। आई न्यू इट। तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल भी मेरा है। हाँ, तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए कोई सौतेली मां नहीं रखना चाहता हूं। So get that in your head. मेरे बेटे से दूर रहना, understand that? समझता क्या है अपने आप को? इस रोहित मारवा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। देखो दीदी, मेरा भाई ना इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं। बहुत लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं आपकी तरह, और ये वाला तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये भी लड़कियां ट्राई कर चुकी। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं और ना कोई उनके पास और इनके पास आ सकता है सिवाय मेरे। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका को यूं गुस्से में देखकर सनी पीछे हट गया। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। I'm so glad कि कुणाल ये पार्टी एंजॉय कर रहा है। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। Congratulations बेटा। कामिनी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आज इन डाइवोर्स पेपर्स को देख के दिल हल्का हो गया। But not for long, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये क्या है? ये तो सिर्फ डाइवोर्स पेपर है। जब तक अनिका फार्मा कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती, तब तक ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करवाएगी। चलो पार्टीज ओवर। कुणाल, कुणाल,
एक तरफ गुलेरियास के लिए अनिका से फार्मा कंपनी के पेपर्स पर साइन न करवा पाना थी उनके लिए बहुत बड़ी हार, तो दूसरी तरफ रोहित की बदतमीजी के कारण अनिका के सर पर गुस्सा था सवार। अनिका ने होटल बदलने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का मासूम चेहरा देखा, उसका गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। अनिका ने प्यार से जैसे ही रिया का माथा चूमा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently? एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती है डॉक्टर अमृता। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया। दिमाग का इलाज पहले खुद आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। यस सर। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल अकाउंट चेक करना तो, उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा सर, इट्स इलीगल। ओके। हेलो, हाँ सनी। भैया वो आर्यन। व्हाट? आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित आर्यन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। उसकी पूरी दुनिया आर्यन में बसती है। सनी भैया, आर्यन। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आखिर ऐसा क्या देखा रोहित ने कि उसके होश उड़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।